नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा और आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। ये सिल्वर बटन जो आप लोगों के प्रेम का एक नतीजा है जो मेरे हाथों पे है जो है, और आशा करेंगे कि आप इसी तरीके से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ग्रो करते रहेंगे। बाकी गोवा वापसी हो गई, 15 दिन मेलबर्न में रहा। शानदार शहर, शानदार कंट्री, लेकिन जब गोवा उतरा तो अपना गोवा भी कम नहीं था। जो बीचेस थे, गोवा के बीच का कोई जवाब नहीं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो बैठक चल रही है, जिसमें पूरी दुनिया की नज़र है, जिसमें पूरे दुनिया की इकॉनमी की नज़र है, उस पर क्या चल रहा है। तो एक दौर की बातचीत खत्म हो गई है, कोई नतीजा नहीं निकला। काफ़ी देर तक बातचीत हुई, देर शाम तक बातचीत चलता रहा और आज सुबह फिर एक दूसरे दौर की बैठक होगी। लेकिन उसमें से जो बातें उभर कर सामने आ रही है ईरानी मीडिया की तरफ से कि 4 जो पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि अमेरिका को मंजूर नहीं है। अब उस पर देखते हैं कि क्या आउटकम निकलता है। जो सबसे बड़ा जो चीज़ होगा वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा, जो कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता है। और उससे दो बातें हैं, और दूसरा होगा कि वहाँ जो पैसे लिए जाएंगे, अगर मान लीजिए रजामंदी भी हो जाती है तो क्या वो युआन में पैसे लेगा या पेट्रो डॉलर्स पे लेगा। ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है, तो उस चीज़ को देखना है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या था कि माइन बिछा दिया था ईरान ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से। उस माइन को निकालने की टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि भाई इसे निकालने का टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वहाँ अमेरिका का 2 युद्ध पोत गया है और जो 28 जो माइन लगे हुए थे उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे रास्ते हैं निकलने के, उसमें से जो एक रास्ता से जो निकल रहा था, जहाँ मैक्सिमम 15 टैंकर के आसपास निकल सकता था, टोटल वहाँ से 150 के आसपास निकल सकता है एक दिन के अंदर में, तो दूसरा रास्ता भी खोल दिया गया है। तो वहाँ से जो है आवाजाही अब तेज़ हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि नेगोशिएशन में निकलता क्या है। लेकिन एक बीच बड़ी शानदार खबर छपी है। तो CNN जो है उसने एक रिपोर्ट दिया है कि US इंटेलिजेंस के हिसाब से कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त हथियार तैयार कर रहा है वो ईरान को भेजने के लिए, कि अगर ये नेगोशिएशन टूट गया तो ऐसे में इनको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। चाइना का कहना है कि ये खबर गलत है, बेबुनियाद खबर है। लेकिन CNN का ये कहना है कि ये हथियार जो है तीसरे कंट्री के जरिए आएगा, मतलब चाइना किसी और कंट्री को देगा और वहाँ से ये आएगा। देखिए, सोशल ट्रूथ में ट्रम्प का एक पोस्ट आया था एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रीसेट। ये एक लाइन है, हालांकि उसके बाद से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो है 2-3 बातें उभर कर सामने आ रही है कि क्या मॉनेटरी रीसेट की बात वो कह रहे हैं, क्योंकि बीच में ये बात चल रहा था कि डॉलर को जो है वो जो है डीवैल्यू किया जाएगा। उससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तमाम चीज़ों पे बड़े फ़ायदे हो जाते हैं। बड़ी एक दूसरी बात कि एसेट्स रीसेट्स की बात है, क्योंकि उसके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है 8100 मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है, जो 42 के रेट पे है। अगर उसको रीसेट करता है और करंट वैल्यू पे ले आता है तो गोल्ड के बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। डॉलर इंडेक्स तो 98 के आसपास आ गया है, लेकिन डॉलर का शॉर्टेज देखा जा रहा है। चूँकि तेल इस समय अभी भी तेल महंगा है। तेल आप अगर देखिए $100 के नीचे आ गया है, लेकिन कहाँ पहले $60 के आसपास मिलता था और कहाँ भी $95 के आसपास मिल रहा है। तो जो है तेल महंगा है, और ऐसे में तेल जो महंगा है तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होगी। जब डॉलर मांगने के लिए जाता है, खासकर एशियन कंट्री के साथ ये दिक्कत हो गया है, तो जब डॉलर मांगने के लिए जा रहा है तो बैंक उसको कहती है कि भाई आप हमें जो है रिजर्व में बॉन्ड रखिए। तो इसके कारण जो है ट्रेजरी बॉन्ड की मांग बढ़ गई है। वहाँ ट्रेजरी बॉन्ड का मांग बढ़ गया तो ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत बढ़ गई है, लेकिन यील्ड जो है उसका गिर रहा है। अब यहाँ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त खिचड़ी हो गई है। कुछ एक ऐसे कंट्री हैं जिनका करेंसी बहुत ज़बरदस्त कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे में वो अपनी करेंसी को बचाने के लिए US बॉन्ड को बेचा जा रहा है। तो वो बॉन्ड की बिकवाली भी देखी जा रही है, और जो बॉन्ड की जो बिकवाली हुई है $107 बिलियन के आसपास का हो गया है, जबकि कोविड काल में ये जो है $161 बिलियन के आसपास आया था। तो आप यहाँ कहेंगे कि भाई एक तरफ जो बॉन्ड का मांग आ रहा है वो खरीद रहा है, दूसरी तरफ बेच रहा है, बात तो बराबर है। फिर डॉलर क्यों गिरा? तो मार्केट जो है वो फ्यूचर को प्राइस करता है। मार्केट को लग रहा है कि आने वाले समय में फेड को इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, जिस तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन बन रहा है, और वो रेट कट जो है वो डॉलर को कमज़ोर करेगा और वो गोल्ड को मजबूती देगा। जब से सीज फायर का ऐलान हुआ उस पिछले 5 दिन में, मतलब पिछले हफ्ते में कौन कितना भागा, तो गोल्ड जो है 1.51% भागा, सिल्वर जो है 4.04% भागा। यानी सिल्वर जो है गोल्ड की तुलना में तेज भागा। और कल की वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से सिल्वर जो है वो महंगा हो रहा है गोल्ड की तुलना में।
तो वो चीज़ देखा गया था। और 60 के नीचे कहानी और हो जाती है, 50 के नीचे कहानी बिल्कुल बदल जाती है। और डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 1.55% नीचे गिरा है। WTI जो है ये 17% नीचे गिर गया तेल। ब्रेंट जो है वो 14% के आसपास नीचे गिरा है। और अगर हम शेयर बाजार को देखें तो नेस्डेक जो है वो 4% के आसपास गिरा है, और S&P जो है वो 3% के आसपास, और डाउ जो है 2.99 मतलब ये भी 3% के आसपास गिरा है। तो इस समय ये जो चीज़ें देखी जा रही है कि सिल्वर जो है यहाँ बहुत मजबूत तरीके से दिखा। यहाँ पे देखिए, जब लड़ाई चल रही थी तो गोल्ड सिल्वर को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन उस समय कमज़ोर हो गया था। और इस समय जब सीज फायर का जब ऐलान हो गया था तो गोल्ड सिल्वर को कमज़ोर होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड सिल्वर मजबूत दिखा। तो इसका मतलब कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड चीज़ को प्राइस इन कर रहा है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये लड़ाई का परिणाम ये होगा कि इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तमाम चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर के लिए वो मजबूत होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दुनिया की तमाम एजेंसी गोल्ड को जो कोट कर रहा है वो 6000 के आसपास ही कोट कर रहा है। और गोल्डमैन सैक्स ने तो नीचे ही किया है, अभी जो है UBS ने भी नीचे किया, और मॉर्गन ने जो है 6200 के आसपास दिया था। तो एवरेज जो है दुनिया का वो 6000 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो यानी गोल्ड में अगर तेज़ी आएगी भी तो मैक्सिमम 20% तक, मैक्सिमम। लेकिन जो इस समय जो चीज़ें उभर रही हैं कि गोल्ड जो है 2026 तक वो 5500 या 5600 डॉलर प्रति आउंस तक जा सकता है। यानी जिस पोजीशन पे है यहाँ से 15% का ग्रोथ देखा जा रहा है गोल्ड में। साथ में अगर सिल्वर को हम देखें तो सिल्वर काफ़ी मजबूत रहा, सिल्वर नो डाउट मजबूत रहा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्टेज चल रहा है कॉमिक्स में, जो भी चीज़ थी, लेकिन नॉट फॉर सेल से वो बिकने के लिए आ जा रहा है। तो वो जो शॉर्टेज हो रहा है वो सप्लाई हो जा रहा है, तो उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन सिल्वर मजबूत रहा इस लड़ाई के दरमियान, चूँकि 70 के ऊपर उसने अपना बेस बना के रखा है। और अभी देखिए सीज फायर का ऐलान होने के बाद जिस तरीके से वो 4% भागा है, तो यानी दुनिया के तमाम चीज़ों की तुलना में वो तेज़ भागा है, सिर्फ हमारे निफ्टी को छोड़कर। क्योंकि निफ्टी जो है वो 5.88% भाग गया, बाकी की तुलना में जो है सिल्वर जो है वो सबसे तेज़ मजबूत रहा। यानी जो सिल्वर की जो कहानी है वो इंटैक्ट है, लेकिन $80 के ऊपर जाने के बाद सिल्वर का बिहेव किस तरीके से रहता है, खासकर $84 को क्रॉस करने के बाद कि क्या किस तरीके से होता है, उसको देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिल्वर चाहे जितना भी मजबूत हो, 91, 92 जो है उसका एक बड़ा जो है रजिस्टेंस है इस वक्त, उसको तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, उसके आसपास जाने के बाद ही वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखिए, बाकी हम लोग अपने निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे कि 30 तारीख को 19.6 PE पे चला गया था हमारा बाजार, और एक बॉटम बना था। और इस वाले फेज में ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके का बॉटम था। अब मान लीजिए नेगोशिएशन टूट जाता है और फिर से लड़ाई ज़बरदस्त ढंग से होने लगती है, तो उसका इम्पैक्ट अगर फिर शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। उसके बाद से कोई नया बॉटम बना ले तो वो अलग इशू है। लेकिन इस वाले फेज में जो चीज़ें चल रही है और नेगोशिएशन में थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाता है या टाइम बाई कर दिया जाता है, जो सिचुएशन एज इट इज़ है उसी तरीके का रहता है, सीज फायर को और आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे में जो निफ्टी का जो बॉटम बना था वो बन चुका, आप उसको एक कहें। लेकिन मतलब उसको देखकर जो है ये अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन 100% होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन जो चीज़ें देखी जाती है उसके हिसाब से, तो जो मेरा जो चुनिंदा 30 शेयर्स है, मैं उसी शेयर्स के आसपास काम करता हूँ, बाकी शेयर्स में मैं इधर उधर नहीं जाता। तो उस 30 शेयर्स में से सिर्फ 4 शेयर्स जो है मेरे को मेरे वाले टारगेट के आसपास दिख रहा था। जो है जो मेरा जो टारगेट होता है वो 200 DMA, 50 DMA और 20 DMA के नीचे आइडियली जब शेयर रहता है उस वक्त मैं खरीदता हूँ और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करता हूँ, या फिर बेचता तब हूँ जब 200 DMA, फिर 50 DMA, फिर 20 DMA के ऊपर शेयर चला जाता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेच देता हूँ। तो वो उसमें जब मैं देख रहा था तो सिर्फ 4 शेयर मेरे को उस फॉर्मेट में दिखा, और जबकि 30 तारीख को बहुत सारे शेयर्स थे जो उस फॉर्मेट पे थे। तो यानी शेयर्स ने उछाल ले लिया है, नंबर एक, क्योंकि मैं डेली देखता नहीं भाव, तो उसने उछाल ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि हमें जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जो इस समय खरीदारी किया या जिसने पहले खरीदारी करके पोर्टफोलियो फंसा हुआ है, तो वो कब बेचें। जो लंबे होराइजन के लिए हैं उसको तो बेचने की कोई बात ही नहीं है, वो तो 5 साल 10 साल तक आप होल्ड करके रखिए, सब कहानी पॉजिटिव ही होता है, एकदम हरियाली हरियाली रहता है। लेकिन जो अभी छोटे समय के लिए आए थे उनको क्या करना चाहिए,
तो इसमें देखिए एक फार्मूला है, जैसे कि जो शेयर मैंने खरीदा, मान लीजिए 250 20 डीएमए के नीचे खरीदा और 250 20 डीएमए के ऊपर मुझे कायदे से बेच देना चाहिए, तो नहीं, इस समय मैं उसे उस जगह पे नहीं बेचूंगा। उसे मैं उस जगह पे बेचूंगा कि 2024 के सितंबर 2024 में जो रैली आई थी तेज, उस समय जो उसने हाई बनाया था, उस हाई को जब वो तोड़ेगा तब वो बेचूंगा। अब वो हाई जब भी आए उस वक्त तक उसको होल्ड करके रखेंगे, नंबर एक। तो उससे क्या होगा कि परसेंटेज गैप बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी मान लीजिए जो 250-20 के नीचे हमने खरीदा और ऊपर बेचा तो 15 से 20% का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उस समय अगर हम बेचते हैं तो 30 से 40% के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है। तो तरीका वही होता है। और दूसरी बात कि जो आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए जो फंसा हुआ है और उसको छोटे समय के लिए आप आए हुए थे, तो बेचने का वही तरीका होता है। तो ऐसे में जब वो 2024 वाली रैली का जो पिक तोड़ेगा, उसी वक्त उसको बेचने का सोचना चाहिए आदमी को। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर ये बातें कर लीजिएगा। साथ में उसी कैब ड्राइवर ने बताया कि वो एक शेयर खरीदे थे जो काफ़ी गंदा शेयर था, उसमें वो फंस गए थे और उसके बाद से वो काफ़ी नीचे चला गया। तो उन्होंने क्या किया, जितना पैसा लगाया था उसका 2 से 3 गुना जो है, उसके शायद दोस्त ने किया, 3 गुना पैसे लगाकर उसको एवरेज बना लिया और फिर जैसे ही वो शेयर ऊपर गया तो उसको वो बेच दिया और उस तरीके से उस शेयर से निकल गया। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि मान लीजिए कोई कमज़ोर शेयर हो गया है और आपका पैसा फंस गया है, तो उसको आपको घाटे में बेचना पड़ेगा या इंतज़ार कीजिए, दो बातें होगी। उस शेयर्स को एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए एवरेज नहीं करना चाहिए कि सपोज़ मान लीजिए कि वो शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है और वो गिर के 5 रुपये हो गया। हाँ, आपको लगा कि भाई 5 रुपये का है, मैं इसमें खरीद लेता हूँ और इसका मेरा एवरेज जैसे ही आएगा 11 मैं बेच के निकल जाऊँगा। आपने पैसे पंप कर दिए। अगर वो 5 से 2 हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं करने का। तो इसलिए जो पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफाई किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 20 शेयर्स रखे हैं तो 20 का 20 शेयर्स अच्छा करेगा, वो नहीं। हो सकता है कि 20 में से जो आपका जो है 12 शेयर्स अच्छा कर रहा हो, 4 शेयर गड़बड़ कर रहा हो, 4 शेयर हेवी नेगेटिव में हो। तो फिर आउटकम दिखाया जाता है सबका। आउटकम दिखाया था कि 12-15% के आसपास रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 12 से 18% के बीच में जो भी है, अगर वो आ रहा है तो आदमी उसमें से निकल जाता है। तो वो चीज़ें हैं। और ये जो मैंने फार्मूला बताया था अभी 2024 वाला जो हाई रैली जो लिया गया था, उसमें जितने शेयर्स हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे 100% ऊपर जाएंगे। उसमें से कम जो है 60 से लेकर 80% के बीच जो है शेयर्स, वो उस हाई को छुएगा ही छुएगा, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है आपका तो। और फालतू शेयर्स है तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हमने सिर्फ 30 शेयर्स का चुनाव किए हैं और 5,555 शेयर्स में से 30 शेयर्स को चुनना, तो यानी मतलब कि सारे सॉलिड शेयर्स होंगे और रिटर्न जो है वही आता है। रिटर्न की कहानी जो होता है कि लोग सोचते हैं ना कि पेनी स्टॉक ले लेंगे तो उसमें तो पैसे फंस जाते हैं, या स्मॉल कैप में भी बहुत सारे जो है ब्रोकर ने बता दिया कि फलना जो है ब्रोकर खरीद रहा है तो वो शेयर्स आप ले लो जी, तो वो भाग जाएगा जी। तो वो फार्मूला सब फालतू फार्मूला होता है। उस फार्मूला में एक ना एक दिन आप फंसोगे। एक बार कमा लोगे, 2 बार कमा लोगे, 3 बार कमा लोगे, चौथा 5वां बार ऐसा फंसोगे कि उस साला जितना कमाई होगा वो सब ले लेगा। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, माइंडसेट पे बहुत ज़बरदस्त काम करना होता है। और शेयर्स को तभी खरीदना चाहिए जब वो बिल्कुल लुटका हुआ हो। जब ऊपर भाग रहा हो तो खरीदने का मतलब नहीं है। ऊपर भाग रहा हो तो तमाशा देखिए, और अगर नहीं लगाए हैं तो इंतजार कीजिए फिर से उसे नीचे गिरने का, और जब नीचे गिरे तब उसको कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो गिर जाता है मार्केट, वो बहुत जो है ज़बरदस्त रहता है। मैं जैसे इंडिया टीवी में काम करता था, एक लड़का था वो इन्वेस्ट करता रहता था, तो वो बोलता था कि सर मार्केट कब गिरेगा, मार्केट कब गिरेगा। मैंने बोला क्या यार तुम मार्केट गिरेगा ये पूछते हो। बोला नहीं सर, जो मार्केट गिरेगा उसी समय मैं पैसे लगाऊंगा, चूँकि मेरा होराइजन जो है वो 10-12 साल का है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मार्केट गिर जाता है, तो मुझे वही शेयर्स सस्ते दामों में मिलता है, ताकि मेरा जो टारगेट है 10 साल का, वो उसमें हम ज़्यादा गेन कर सकेंगे। तो ये सोच जो है ये बहुत ज़बरदस्त सोच होता है। इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर।